देखो, आज जो हम शुरू करने वाले हैं ना, वो चैप्टर का नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था। सबसे बड़ी समस्या क्या है हम लोगों के साथ, इसका बहुत बड़ा मेजर पार्ट आता है हर किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, या कोई भी हो, यूपी पुलिस हो, जितने भी वनडे एग्ज़ाम है उसमें बहुत बड़ा मेजर पार्ट इसका रहता है। खासतौर पर बेल्ट वाली नौकरियों में ये तो पढ़ाई होगा, तुम लोगों ने देखा ही होगा। इन दोनों चीज़ों में बड़ा अंतर है। एक तो ये चीज़ लिखी है भारतीय राज्य व्यवस्था और एक लिखा है संविधान, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग तोड़ के पढ़ेंगे हम। सिलेबस पूरा का पूरा एक ही है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ने के लिए हमें संविधान पढ़ना जरूरी है और संविधान पढ़ने के लिए राज्य व्यवस्था पढ़नी जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, राज्य व्यवस्था के बारे में, इंडियन पॉलिटी का एक मेजर भाग है संविधान। और जैसे जैसे संविधान को हम पढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे लगभग 90% हम भारतीय राज्य व्यवस्था को कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो भारत के संविधान में एक आर्टिकल दे रखा, आर्टिकल या अनुच्छेद कह देते हैं, आर्टिकल 61, ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित है। क्या लिखा है इसमें? राष्ट्रपति पर लगाया गया महाभियोग। लेकिन ये संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, ऐसे समझो कि जो व्यवहारिक रूप है वो भारतीय राज्य व्यवस्था है और जो सैद्धांतिक रूप है वो क्या है? संविधान है। तो हम पहले अगर संविधान को पढ़ेंगे तो लगभग 90% हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था कवर हो जाएगी। बाकी का जो 10% है वो हम अलग से पढ़ लेंगे। तो पूरा का पूरा संविधान के साथ साथ इंडियन पॉलिटी हमारी कवर हो जाएगी। इसीलिए हम मेजर पार्ट में पढ़ेंगे संविधान। संविधान को पढ़ने के लिए पहले तो हम ये जान लें संविधान है क्या। संविधान है क्या? देखो, यहाँ पर हम लिखते हैं संविधान। एक व्यंजन संधि है, हैं? जिसके ऊपर कभी ये बिंदी लगी हुई हो या अंकी बिंदी लगा हो, उसको हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, सम प्लस विधान तोड़ते हैं हिंदी में। और कोई भी दो चीज़ है उनके दो मीनिंग जरूर होंगे, ऐसा नहीं है कि इन दोनों का एक ही मीनिंग हो, दो मीनिंग होंगे। सम क्या है? सम का मतलब है बराबर। क्या है? बराबर। और विधान का मतलब है कानून। इसका मतलब एक ऐसा कानून जो सबको बराबर समझता हो, समझ गए? सबको बराबर समझता हो, अमीर गरीब का भेद ना हो, जात पात का भेद ना हो, ऊंच नीच का भेद ना हो, ठीक है, सबके लिए कानून सामान्य हो। ये भारत के संविधान की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि सबको बराबर समझना ही संविधान है, ठीक। बड़ा खूबसूरत संविधान लिखा है हमारे संविधान निर्माताओं ने। और संविधान बनाया किसने? संविधान सभा के सदस्यों ने। कितने सदस्य थे, कौन कौन सी कमेटी थी, कौन कौन अध्यक्ष था, किस किसने क्या काम करा, इसके बारे में हम जब संविधान सभा पढ़ेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल एक ऐसा दस्तावेज या ऐसे अखंड दस्तावेज, अखंड ही कहेंगे उसको, एक ऐसा दस्तावेज जो सबको बराबर समझता हो, उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब एक बड़ा क्वेश्चन उठता है कि हमारे संविधान में जब निर्माण हुआ था 1949 में, कब हुआ था निर्माण? 1949 से, और आज चल रहा है कितना? 2025। तो 2025 तक लगातार इसमें संशोधन होते रहे हैं। आर्टिकल भी जोड़े गए, कुछ आर्टिकल हटाए गए हैं, कुछ आर्टिकल को घटाया गया है, कुछ को जोड़ा गया है, कुछ व्यवस्थाओं को जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि भारत का संविधान जड़ नहीं है। जड़ जानते हो क्या? रुका हुआ, स्थिर। जड़ नहीं है, क्या है? चेतन है। तो एक विशेषता तो ये होगी, भारत का संविधान जड़ नहीं है, क्या है? चेतन है। चेतन का मतलब ये है कि समय के अनुसार परिवर्तन उसमें होता जाता है, जैसे जैसे समाज की डिमांड है या मांग है उसके हिसाब से संविधान बदलता चला जाता है। और संविधान क्योंकि हम सब लोगों को एक साथ लेके चलता है, बराबर लेके चलता है, तो हम उसी परिस्थिति के अनुसार उसको काम करते हैं, जिसके लिए हमारी कौन सी व्यवस्था है? भारत के चुने हुए प्रतिनिधि संसद में जो बैठते हैं, जिनको हम कहते हैं सांसद। इसका मतलब संसद से ही संविधान में संशोधन होते हैं। जोड़ना, घटाना, सब काम संविधान में संशोधन संसद का। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि हम संविधान पढ़ लेते हैं, राज्य व्यवस्था पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें सिलेबस ही नहीं पता होता है। तो पहले हम सिलेबस पर डिस्कस करेंगे, सिलेबस क्या है। तो हम अगर शुरू से लिखे हैं तो यहाँ लिखते हैं हम संविधान, ठीक है। इसको साथ साथ ही नोट कर लो। इसको हम इस तरीके चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले एक चार्ट यहाँ लेंगे। संविधान एकदम से नहीं बनता, किसी भी देश का कानून एकदम से नहीं बनता, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो अमेरिका हो, या कोई भी एक स्वतंत्र देश हो, उसका कानून एक से नहीं बनता। या तो ये राजतंत्र में भी हो तो राजतंत्र में भी एकदम कानून नहीं बनता, व्यवहार और परिस्थिति चलती रहती है, उनके अनुसार कानून बनता है। तो भारतीय संविधान की भी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। क्या रही है? एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। और वो उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किसकी? भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान का निर्माण जब से हुआ, जब से अंग्रेज हमारे यहाँ आए। और सब लोगों को पता है, जनरली किसी बच्चे से पूछोगे तो वो यही बता देगा कि अंग्रेज कब आए, तो 1600 में आए। एक एक्ट बना था 1600 में। तो भारत में जो पहली नींव रखी गई वो कब रखी गई? 1600 में रखी गई। और तो इसका मतलब हमारे संविधान की शुरुआत भी यहीं से हुई। तो यहीं से हम एक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहला एक्ट क्या है? 1600 का एक्ट या 1600 का अधिनियम। दूसरा है, इसके बाद आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तीसरा आया 1784 का, ठीक है, 1784 का क्या? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स किसके नाम पे था ये? इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पिट्स। तो कभी क्वेश्चन भी आया कि 1784 में कौन थे? पिट्स थे। तो पिट्स इंडिया एक्ट उनके नाम से था। क्या संशोधन हुए थे, क्या उसमें बातचीत रही थी, क्या इनके आपस में वो था, वो सिस्टम जब हम एक एक करके पढ़ेंगे तब इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद एक एक्ट आता है 1813 का एक्ट। मुक्त व्यापार की नीति शुरू हुई थी यहाँ से। फिर एक आता है 1833 का एक्ट। क्या आया था इसमें? पूर्ण मुक्त व्यापार आ गया था। और उसके बाद आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। ऊपर से तो हम एक्ट खाली अधिनियम करते आ रहे हैं, यहां पर हमने लिखा भारत शासन अधिनियम। तो दोनों बातों में अंतर है। ये तो क्लियर समझ लो कि अगर ये बात यहाँ है तो ये बात यहाँ है, तो दोनों बातों में अंतर अगर कुछ लिखा है तो। भारत शासन अधिनियम क्यों कहते हैं? क्योंकि सन 1857 में क्रांति हुई थी, बड़ी महत्वपूर्ण क्रांति है, जिसका नाम था 1857 का ग्रेट रिवोल्ट या 1857 का महान विद्रोह। उसके बाद क्या हुआ था कि अंग्रेजी व्यवस्था को बदल दिया गया और इस एक्ट से कंपनी का शासन छीनकर किसको दे दिया गया था? ब्रिटेन की महारानी को दे दिया गया था। और ब्रिटेन की महारानी ने क्या किया था? ब्रिटेन की महारानी ने शासन अपने हाथ में ले लिया था। इसीलिए फिर किसका शासन हो गया? ये भारत शासन अधिनियम हो गया। इसके बाद जितने अधिनियम आएंगे वो क्या कहलाए जाएंगे? भारत शासन अधिनियम कहलाए जाएंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले एक अधिकारी था, मिंटो क्या था? इस समय गवर्नर जनरल था। ठीक। इसके बाद करेंगे 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, इसको छोटा कैसे करेंगे? ये इसको सब जो सेलेक्ट करना ना वो राउंड कर दो। अच्छा, ये ऐसे जो भी सेलेक्ट करना है ये यहाँ से इसको छोटा कर दो, आगे क्रॉप कर। हाथ से नहीं होता ये? हाँ, तो यहाँ से हम बात करते हैं चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा लिख लेते हैं। अगला बात करेंगे हम
1919 का मोंटेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार आया, ठीक है। उसके बाद आएगा 1935 का अधिनियम, 1935 भारत शासन अधिनियम। ठीक, इसके बाद एक और आता है 1942 क्रिप्स मिशन। फिर उसके बाद आता है 1946 कैबिनेट मिशन। और लास्ट में हमें आज़ादी मिल गई 1947 भारत का स्वतंत्रता अधिनियम, का स्वतंत्रता अधिनियम। इसके बाद से 1947 के बाद से 1946 में संविधान सभा का निर्माण हुआ और फिर उसके बाद धीरे धीरे संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अब आते हैं मेन चीज पे। यहां पर हम लिखेंगे मुख्य तत्व। क्या लिखेंगे? किसके मुख्य तत्व? संविधान के। संविधान के मुख्य तत्व क्या है साहब? मुख्य तत्व, मेन एलिमेंट। मेन एलिमेंट में हम पढ़ेंगे संविधान सभा, क्या पढ़ेंगे हम? संविधान सभा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा ने क्या वर्क करा, संविधान के समय बनाते हुए कौन कौन सी कमेटियां थीं, किस किस कमेटी के कौन कौन अध्यक्ष थे, किस किस ने क्या क्या कार्य करे, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। इसका मतलब भारत के संविधान का गठन इसी के द्वारा किया गया था। इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो ये एक तरीके से निर्वाचित लोग थे। इसमें निर्वाचन का मतलब तो समझते हो, जिनको लोग वोट के द्वारा या मत के द्वारा चुनते हैं उन्हें निर्वाचित कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे संविधान सभा की। संविधान सभा के बाद इसमें क्या करेंगे? दूसरी करेंगे हम समिति। तो भारत के संविधान सभा में 22 समिति थी। याद रखना, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 समिति थी, जिसमें से 8 मुख्य, 14 सहयोगी। 14 सहयोगी। इसमें 8 में मुख्य में क्या थी? सबसे प्रमुख थी प्रारूप समिति। 29 अगस्त 1947 को इसका निर्माण हुआ था। 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष चुने गए थे। टोटल 7 सदस्य थे इसमें, ठीक है। संघ संचालन समिति, संघ शक्ति समिति, एक और सबसे महत्वपूर्ण समिति जिसका नाम है प्रांतीय समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कुल मिला के मैं कोशिश करूंगा तुम लोगों को 8 और जो है क्या कहते हैं 14 सभी लिखवाऊं, जिससे एक भी फैक्ट नहीं छूटे, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट बात करेंगे। आगे आते हैं, इसको इस बॉक्स में बंद कर दें, ठीक। दूसरा है, कितने भाग है भारत के संविधान में? 22 भाग। तो 22 भाग के बारे में चर्चा करेंगे। यही सबसे बड़ा मेजर पार्ट है। जैसे कि भाग 1 राज्य, 1 से लेके 4, 2 से 5 से लेके 11 नागरिकता, 12 से लेके 35 मूल अधिकार, फिर उसके बाद नीति निदेशक तत्व, फिर उसके बाद क्या आएगा? मौलिक कर्तव्य भी एक पार्ट आ रहा है भाग 4A में। फिर उसके बाद क्या आता है? राष्ट्र, हाँ मतलब संघ आ जाएगा, फिर राज्य आ जाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे हम। तो यहाँ 22 भाग के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे, इसी में ही जो मुख्य पॉइंट है वो है, कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूची। 12 अनुसूची, 12 अनुसूची के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। कहाँ से?
नहीं। ठीक है, तो मुख्य तत्व में हमें क्या पढ़ना है? मेन एलिमेंट है संविधान सभा, 22 भाग और 12 अनुसूची, ये पढ़नी है। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरा संविधान पढ़ लेते हैं, मुख्य बात हम छोड़ देते हैं और हम वहीं से शुरुआत करेंगे। इसका मतलब ना तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, ना यहाँ से करेंगे, ना यहाँ से करेंगे, और हम कहाँ से करेंगे? मेन पॉइंट से शुरुआत करेंगे। इसका मतलब पीछे से चलेंगे, हैं? बहुत लोग क्या करते हैं, अखबार उल्टा पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम भी पीछे से शुरू करेंगे, आगे से शुरू नहीं करेंगे। यहाँ से पढ़ने का मतलब है कि यहाँ से थोड़ी सी बोरिंग आएगी, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे। जैसे जो मेन टॉपिक है वो है संविधान का दर्शन भी कह सकते हैं, संविधान की आत्मा भी कह सकते हैं, या संविधान का विचार भी कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत के संविधान की प्रस्तावना में, या भारत के संविधान का जो मूलभूत आधार है वो ये है, और इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसमें कई सारे टॉपिक हैं। जैसे फर्स्ट पे पढ़ेंगे हम लोकतंत्र, दूसरे पे क्या पढ़ेंगे? गणतंत्र, दर्शन भी कह सकते हैं इसको, और विशेषता, भारतीय संविधान की विशेषता भी कह सकते हैं। और क्या पढ़ेंगे हम? समानता। और क्या पढ़ेंगे हम? स्वतंत्रता। भारत के संविधान की प्रस्ताव में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र है? 5 प्रकार की। ये भी लिख लेंगे हम, कितने प्रकार की। ये क्वेश्चन आया हुआ है और दोबारा पूछने जाने की पूर्ण संभावना है। कौन कौन सी वो भी बात करेंगे। फिर हम करेंगे न्याय की बात। कितने प्रकार के न्याय हैं भारत की संविधान की प्रस्तावना में? 3 प्रकार के न्याय। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? पंथ निरपेक्ष, लोग कहते थे धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष एग्जैक्ट शब्द नहीं होता, सेकुलर का मतलब होता पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष अलग है, धर्मनिरपेक्ष अलग है, दोनों में क्या अंतर है मैं बता दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे पंथ निरपेक्ष के बाद समाजवाद। और एकता व अखंडता। एकता व अखंडता, ठीक। यहाँ लिख देते हैं, 1-2 पॉइंट और हैं, थोड़ा सा बॉक्स बना के। लिखित संविधान है भारत का, सबसे बड़ा है। क्यों है, कैसे है, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, बंधुत्व बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, बंधुत्व की भावना हमारे यहाँ, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहले हम इसको पढ़ेंगे, किसको? लोकतंत्र को, गणतंत्र को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी व्यक्ति से, किसी से पूछा जाए लोकतंत्र और गणतंत्र क्या है, तो दोनों एक ही बता देते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, भारत एक गणतंत्र है क्यों, ठीक है, या भारत में लोकतंत्र है क्यों, ठीक है, ये हमें करना है। फिर समानता, स्वतंत्रता, न्याय, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, एकता, अखंडता, इन सब की बात करेंगे आप, ठीक है। एक एक टॉपिक करके पढ़ना शुरू करते हैं। एक और रह गया इसमें, संप्रभुता, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से शुरू करेंगे, संप्रभुता से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है
संप्रभुता, इसको भी उसी तरीके से तोड़ लें, सम प्लस प्रभुता करके तोड़ सकते हैं। ठीक है, संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता ये होती है कि कोई भी देश, जैसे मैं संप्रभु हूं, मैं अपने आप को भी संप्रभु कह सकता हूं, आप लोग भी अपने आप को संप्रभु कह सकते हैं, और लोग भी अपने आप को संप्रभु कह सकते हैं। संप्रभु का मतलब होता है कि आप अपने निर्णय लेने के लिए स्वयं ही सक्षम हैं, कोई भी आपको आपके निर्णय लेने के लिए बाधित नहीं कर सकता है। माँ बाप कर लेते हैं फिर भी। ठीक है, तो संप्रभुता का मतलब यह है कि कोई भी देश, अगर हम भारत के बारे में बात करें, भारत के संविधान के बारे में कर रहे हैं, तो इसका अर्थ होगा भारत अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। समझे? इसका मतलब भारत एक संप्रभु देश है, हम किसी पे भी निर्भर नहीं है, हम ना चाइना की मानेंगे ना हम अमेरिका की मानेंगे, हम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में? दूसरा है लोकतंत्र। एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। उन्होंने कहा था, लोकतंत्र की परिभाषा की थी, सब लोगों को पता है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया गया शासन, ये लोकतंत्र है। ठीक है, इसका मतलब कि हमारे यहाँ जितने भी हैं वो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। चुने हुए का मतलब जिनका निर्वाचन होता है, निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। और हमारे यहाँ निर्वाचन प्रतिनिधि किसको चुनता है? प्रधानमंत्री को चुनता है। तो देश के प्रधानमंत्री संसद के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, इसको लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य देश का प्रमुख चुनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गणतंत्र। लोकतंत्र और गणतंत्र लोग एक जैसा समझ लेते हैं। इसका मतलब भारत एक लोकतंत्र है। अब लोकतांत्रिक देश और कौन कौन से, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं अभी हम। लोकतंत्र में ब्रिटेन लोकतंत्र है, सबसे पहला लोकतंत्र कौन था? ब्रिटेन। सन 1215 में, सोचो 1215 में राजा जॉन पॉल ने अपने अधिकार जनता को ट्रांसफ़र कर दिए थे। कब? 1215 में। इसका मतलब सबसे पहले लोकतंत्र होने वाला कौन सा देश है? ब्रिटेन। फिर उसके बाद कौन आए? बहुत सारे, अमेरिका है भी लोकतंत्र है, और यूरोपियन कंट्री भी लोकतंत्र है। तो बहुत सारे लोकतंत्र देश हैं। ठीक है, तो निर्वाचित सदस्य प्रमुख को चुनते हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को चुना जाता है। गणतंत्र भी लगभग एक जैसी बात है, लेकिन उसको गणतंत्र में कन्फ्यूजन हो जाता है। गणतंत्र को समझने से पहले राजतंत्र के बारे में बात करते हैं। राजतंत्र में राजा का बेटा या बेटी ही प्रमुख बनाते थे। गणतंत्र में क्या है? देश का मुखिया कौन होता है? प्रथम व्यक्ति, राष्ट्रपति। देश का राष्ट्रपति ही जनता द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है, तो गणतंत्र का, गण माने बड़ा, तंत्र माने लोग, तो बड़े व्यक्ति को चुनना। तो क्या कहेंगे हम इसको? किसी भी देश का, या किसी देश का क्यों लिखें, हम तो भारत का लिखेंगे। भारत का सर्वोच्च पद जनता द्वारा चुना जाता है। एग्जाम्पल लोकतंत्र और गणतंत्र। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कौन ऐसा देश है जिसमें लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है, तो वो क्या है? भारत। अब यहां पर दूसरा एग्जाम्पल पे बात करें, अमेरिका। अमेरिका में लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों हैं, क्योंकि वहां का भी राष्ट्रपति चुना जाता है। राष्ट्रपति चुना जाता है, तो अमेरिका में भी लोकतंत्र गणतंत्र दोनों हैं। लेकिन अपवाद में है तीसरे नंबर का ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या है?
महारानी है प्रमुख। कौन है? प्रधानी, महारानी प्रमुख है। तो उसका मतलब वहाँ पर गणतंत्र नहीं है, वहाँ पर लोकतंत्र है। तो यहाँ लिख लेंगे लोकतंत्र है। सबसे बढ़िया तरीका है, बराबर टिक लगा लिया करो ऐसे। दूसरा है गणतंत्र नहीं है। लोकतंत्र तो है, गणतंत्र नहीं है। ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं समानता। समानता, और चलो समानता भी कर लेते हैं। समाजवाद एक ही बात है, थोड़ा मतलब एक ही बात तो नहीं है, लेकिन समाजवाद समझ लोगे तो समानता अपने आप समझ जाओगे। सोशलिज्म इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोशलिज्म। वाद का मतलब होता है विचारधारा। वाद का मतलब क्या होता है? एक विचारधारा, एक ऐसी विचारधारा जो समाज में सभी लोगों को बराबर समझती हो। समाजवाद का अर्थ क्या है? एक ऐसी विचारधारा जो समाज में लोगों को बराबर समझती है। और ये मैं अपने आप नहीं बोल रहा हूँ, भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द लिखे हुए हैं। भारत एक संविधान में लिखा है लोकतंत्र, गणतंत्र, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, संप्रभु देश है। जब हम बात करेंगे पूरी प्रस्तावना लिखने के बाद तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगी, इसलिए पहले समझा दे रहा हूँ तो उससे ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। तो समाजवाद का अर्थ क्या है? वाद एक ऐसी विचारधारा जो समाज में सभी वर्गों को, सभी लोगों को बराबर मानती हो। इसकी दूसरी परिभाषा भी क्या है? दूसरी परिभाषा, जहां उत्पादन और वितरण समान हो। ठीक है? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल। उदाहरण के तौर पर देखो, मान लो तुम्हारे पास 100 लोग हैं, 100 लोगों को लिए 10 किलो खाना लगता है। एग्जाम्पल पर, ये मत कहने लगा कम लग रहा है, 10 किलो खाना लगता है या 10 किलो कोई चीज़ लगती है। अगर हम 10 के 10 ही उगाएं तो झगड़ा ही नहीं होगा, सब खा रहे मस्त हैं। ठीक है नहीं? जैसे ऋग्वेद काल का पीरियड था या और कबीलाओं समाज में होता है, आराम से उतना ही उगाते जितना खाना है। लेकिन अभी जो है क्या कहते हैं, 100 लोगों में उत्पादन हो या 20 किलो, तो 10 तो खा लिया, कितना बचा? 10 बचा। ये क्या है? एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। और हमेशा दिक्कत क्या देता है? एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को ही लोग क्या करते हैं? छीनने भागते हैं। फिर क्या होता है? लड़ाई झगड़े होते हैं, टेंशन बचती है, ये होता है वो होता है। फिर उसके बाद अमीर गरीब भेदभाव दुनियादारी की चीज़ें सब इससे आती हैं। तो ये एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है। ये पूरी विचारधारा जो ऊपर वाली है, उत्पादन और वितरण समान हो, ये पूरी की पूरी विचारधारा क्या है? समाजवादी विचारधारा है। ठीक है? क्या है ये? समाजवाद। तो लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, उत्पादन और वितरण समान हो। क्लियर हो गई बात? उत्पादन और वितरण समान हो। ठीक। हाँ, स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता बहुत ही जरूरी है। हैं? व्यक्ति के लिए क्या, जानवर के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन लोग क्या करते हैं? पिंजड़े में कैद कर लेते हैं, बांध लेते हैं, ये कर लेते हैं, और उसको कहीं ना कहीं समस्याएं बनने लगती हैं। किसके साथ? उस आदमी, उस जानवर के साथ। उसको खुला छोड़ दो तो वो बहुत स्वतंत्र महसूस करता है। इसलिए स्वतंत्रता जरूरी है, क्योंकि मनुष्य हमेशा स्वतंत्र पैदा हुआ है। जब बच्चा पैदा होता है वो स्वतंत्र होता है, चाहे वो किसी का हो। उस पर ना तो जाति पाति का भेदभाव होता है, ना उस पर धर्म का भेदभाव होता है, ना अमीर गरीब का भेदभाव होता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन जैसे ही समाज के प्रवेश करता है उस पर सारी चीज़ें थोप दी जाती हैं। तो इसीलिए स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। और भारत में भारतीय संविधान में स्वतंत्रता को प्रमुख स्थान दिया गया है। इसीलिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता लिखित दे दी गई हैं। जबकि हमें स्वतंत्र हैं, हम अपने आप को जानते हैं हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्रता के लिए लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी लिखित दी गई हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो प्रस्तावना में कितनी है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी हैं? नंबर 1, विचार। विचार मतलब हम कभी भी बोल सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब बोलना। ठीक। धर्म, इसका मतलब किसी भी धर्म को मानने की
स्वतंत्रता। फिर उसके बाद कौन सी चौथी? विश्वास। और पांचवी क्या है? उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें भारत के संविधान की प्रस्तावना में दे रखी हैं। और अनुच्छेद आर्टिकल 19 से 22 मूल अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके अंदर स्वतंत्रता और है। ठीक। न्याय। न्याय हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। ठीक है, न्याय ना हो तो शायद कोई देश ही नहीं चल पाएगा। भारतीय संविधान की खूबसूरती ये है कि जब से भारत का संविधान बना है, भारत में किसी प्रकार का आपस में झगड़ा नहीं हुआ। धर्म को लेकर तो हुए हैं, लेकिन इसके अलावा वैसे झगड़ा नहीं हुआ जैसे अमेरिका में काले गोरे को लेकर हुआ। सबको शुरू से ही वोट देने का अधिकार दे दिया गया, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं समझा गया। तो भारत का संविधान बहुत अच्छा संविधान है, बहुत अच्छे लोगों ने लिखा है वो। तो कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं? 3 प्रकार के। और 3 प्रकार के न्याय भी लिखित में दिए गए। एक का नाम है सामाजिक न्याय, इसका मतलब समाज में सबको बराबर जीने और रहने का अधिकार है। दूसरा है राजनीतिक न्याय, इसमें भी भेदभाव नहीं किया जाएगा राजनीतिक रूप से। और तीसरा क्या है? सामाजिक आर्थिक न्याय। इन तीनों न्याय को याद करने की जिम्मेदारी है आप लोगों की। तो कुल मिलाकर 3 प्रकार के न्याय। ठीक। ठीक, न्याय की हम बात कर चुके थे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता भारत के संविधान में ये शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता और एकता में अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। जब हमारी इसकी ज़रूरत पड़ी हमने इसको जोड़ा। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था और हमने पंथ निरपेक्षता जोड़ा। पंथ क्या होता है? एक कम्युनिटी या एक समुदाय, किसी चीज़, एक धर्म कह लो, धर्म को मानती है, किसी की उपासना करती है, उसको पंथ कहा जाता है। और भारत के संविधान में साफ लिखा हुआ है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगा। राज्य का अर्थ यहाँ पर यह है कि राज्य की जब हम परिभाषा पढ़ेंगे कौन सा अनुच्छेद 12 में, तब समझाएंगे राज्य क्या है। मोटा मोटा समझ लो, राज्य का अर्थ यहाँ पर एक देश से है। ठीक है, तो देश भी लिख सकते हैं। देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा व सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। ठीक, सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। एक और है एकता व अखंडता। एकता का मतलब हो गया कि सभी, सारा देश एक है। ठीक है, एक जैसी भावना है, एक ही देश है। और अखंडता का यहाँ पर अर्थ क्या हो गया? देश का विभाजन नहीं किया जा सकता, देश को तोड़ा नहीं जा सकता, देश को किसी को बेचा नहीं जा सकता, देश का कोई भाग किसी को नहीं दिया जा सकता। भारत का संविधान में लिखा हुआ है कि भारत के एक होने के साथ साथ अखंड भी है। तो भारत के को
बांटा नहीं जा सकता, बांटा नहीं जा सकता। अब हमने पढ़ी भारत के संविधान की विशेषताएं, और ये विशेषताएं बहुत ज़रूरी थी क्योंकि इससे लगातार प्रश्न आते रहे हैं, और प्रश्न की जो बदलाव हुआ है वो इस तरीके से प्रश्नों को बदलाव हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम बीच वाला टॉपिक पढ़ेंगे, लास्ट फर्स्ट वाला नहीं पढ़ेंगे। बीच में क्या है, सबसे पहले संविधान का गठन, और संविधान के गठन में हम कल पढ़ेंगे संविधान सभा। ठीक है, तो इसको अगर क्लास अच्छी लगे तो सब लाइक कर देना। ठीक है, धन्यवाद।